दोस्तों 44 एडी और 44 एडीए सबसे पसंदीदा सेक्शन है जिसके अंदर आईटीआर फाइल करी जाती है। पर अक्सर हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं जिसकी वजह से 44 एडी और 44 एडी वालों की सिक्योरिटी यानी कि केस लगना इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के विरोध प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों वीडियो इसलिए बनाई है कि 44 एडी में अगर जब केस लग जाता है तो इनकम टैक्स वाले कौन कौन से सवाल पूछते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है 44 एडी या एडीए की फाइल करते वक्त आईटीआर। आज की वीडियो 44 एडी पर है, एडीए की अलग से बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। कैसे आईटीआर फाइल करें 44 एडी में ताकि इनकम टैक्स में कभी भी नोटिस ना आए। कौन कौन से पॉइंट याद रखें? दो होती है, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जब आप बिजनेस की भरते हो 44 एडी के अंतर्गत। 95% लोग आईटीआर भरते हैं। आप समझते हो कितना बड़ा डाटा है कि जो बिजनेसमैन है 44 एडी वाले या 44 एडीए फ्रीलांसर वाले 95% लोग भरना पसंद करते हैं। पहला पॉइंट जिसकी वजह से केस लग सकता है और आपको ध्यान रखना है 44 एडी की आईटीआर फाइल करते वक्त, सेल जो है वो जीएसटी की टर्नओवर से मैच कर लें जीएसटी 1 और 3 में क्या गई हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक केस था उसके अंदर जीएसटी 1 में सेल गई थी 68,56,128 और जिसने आईटीआर फाइल करी उसने कैश सेल दिखा के 68 लाख रुपए, राउंड ऑफ की फिगर, पूरी राउंड ऑफ की फिगर 68 लाख रुपए की राउंड ऑफ की फिगर कैश सेल में डाल दी। उसका जब इनकम टैक्स में केस लगा उसने बोला ये कैश कहां से आया 68 लाख का, मुझे बताओ। किसी और वजह से लगा था, पूछा ये गया, ये डिफरेंस भी मिला उसको। उसने बोला ये डिफरेंस का रीजन बताओ और 68 लाख रुपए कैश कहाँ है। जब मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी तो सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए का कैश था सेल, बाकी सारी ऑनलाइन सेल थी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। उससे मैंने पूछा, कह रहा जी उसने मेरे से पूछा आपकी सेल कितनी है, मैंने फोन पे बता दिया 68 लाख रुपए और जीएसटी का वो भेज दिया एनुअली फॉर्म। कह रहा मुझे नहीं पता उसने क्या करा, उसने मेरे से कुछ नहीं मांगा। तो यहाँ बड़ा नुकसानदायक है। अच्छा नुकसानदायक क्यों भी, ये भी समझ लीजिए। प्रोफेशनल उतने ही काम करेंगे इतनी फीस मिलती है और जो असेसी है उसको समझना पड़ेगा कि यार कुछ डिटेल मैं असेसी कंसल्टेंट को या सीए को, एडवोकेट को बना के दे कि कैश सेल कितनी है, बैंक सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, किस कॉलम में क्या आ रहा है, जीएसटी 1 में क्या सेल गई है, 3 में क्या सेल गई है, या सीए को फीस दे थोड़ी एक्स्ट्रा ताकि प्रॉपर तरीके से आईटीआर भर सके। तो अगर ये आप ध्यान रखोगे तो कभी भी मिसमैच नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 44 एडी की आईटीआर फाइल करते हो उसमें जीएसटी की टर्नओवर भी मांगता है। तो ये चीज ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट जरूर देख लें वाइफिकेशन करने के लिए कि कैश सेल कितनी है और बैंक सेल कितनी है। जैसे ये केस मैंने बताया दोस्तों, सिर्फ आईटीआर एक भरने का कंप्लायंस का फॉर्म नहीं है, उस एक आईटीआर के बेस पे ही आपका इनकम टैक्स में केस, आपका जीपी एंड हर एक चीज इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहुंचती है। पहला स्टेप तो आईटीआर ही तो है। तो इसलिए वाइफिकेशन जरूर करके दें सीए को, या सीए करे प्रॉपर फीस लेके, लेकिन गलत काम ना करे। बता दे एसएससी को कि भैया दिक्कत आएगी। मैं मानता हूं कि जब भले 500 रुपये भी कोई दे रहा है तो ये ड्यूटी बनती है एक बार सही से आईटीआर फाइल करना हमारी जिम्मेदारी है। गलती किसी भी हो सकती है, उसको ठीक कर दीजिए अगर आपको लगता है तो। अगर जीएसटी नहीं है किसी के पास तो जो 95% केस हैं उसमें कम से कम मान के चलिए 75% टोटल लोग हैं, कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास जीएसटी नहीं है, बिना जीएसटी वाले हैं। वो फोन करके बोल देते हैं मेरी बिजनेस की नील की आईटीआर फाइल कर देना, 5 लाख का प्रॉफिट दिखा देना, 6 लाख का दिखा देना, लोन लेना है, वीजा के लिए क्रेडिट कार्ड लेना है, सब्सिडी लेनी है, भर देना मेरी। हालांकि नील की बिजनेस आईटीआर कैसे भरते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी वीडियो अलग बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। लेकिन जब कभी भी आप भर देते हो बिना जीएसटी के, तो अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसर हैं, आईटी सर्विस में हैं और आप गुड्स सेल नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो आपकी लिमिट 20 लाख रुपए की है सेल की। और अगर आप गुड्स ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपकी लिमिट है 40 लाख की 44 ईडी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने किसी को बोला 6 लाख का प्रॉफिट दिखा देना, तो ऐसा नहीं है, वो आपकी 80 लाख रुपए की सेल दिखा दे, चाहे कैश में दिखाए, बैंक में दिखाए, कुछ नहीं पता, और उसके ऊपर 6% निकाल दे, है ना। तो क्या होगा, 80 लाख की सेल पे जीएसटी का चक्कर पड़ेगा और मारे जाओगे। तो कम से कम जब आपके पास जीएसटी नहीं है तो जो टर्नओवर दिखाते हो 44 एडी में उसका ध्यान रखें, कैलकुलेशन दिखाऊंगा अभी मैं। चौथा, सबसे ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक जो होती है और जिसके केस लगता है, करंट अकाउंट का तो ले लेते हैं लोग, सेविंग अकाउंट छोड़ देते हैं। एक केस आया था 1,24,00,000 की जीएसटी की सेल थी, जीएसटी 1 में आ रही थी उसकी, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं, 1,24 के आसपास थी। 1,24,00,000 में से जब मैंने उसका असेसमेंट कराया तो मैंने सेविंग बैंक मंगवाया। सेविंग बैंक के अंदर अलग से 28 लाख रुपए और जमा हुए थे, कुछ कैश भी था और कुछ पैसा लोगों से आया हुआ था।
मैंने कहा भाई ये कैसा पैसा है? कह रहा जी जो लोग जीएसटी नहीं देते थे वो पैसा मैं इसमें ले लेता था। अब हुआ क्या, जिसने आईटीआर फाइल करी उसने जीएसटी 1 चेक करा कि जीएसटी 1 में जो सेल गई हुई है वही बुक्स में जो आ रही है 4480 के हिसाब से, उसने 1,24 ली, और जब केस लगा तो 28 लाख रुपए का एडिशन हो गया कि तो आपने दिखाया ही नहीं। फिर उसको मैंने बिजनेस इनकम दिखा के उसको 8% पे टैक्स करवाया। तो ये ध्यान रखें, पहली बात तो जिस बंदे के पास जीएसटी है, चाहे वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले, चाहे वो करंट अकाउंट में ले, चाहे सीसी में ले, चाहे वॉलेट में ले, चाहे पेटीएम ले, सारा पैसा जीएसटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट में मैं जीएसटी का ले लूं और जो सेविंग अकाउंट है उसमें दूसरे पैसे ले लूं। बहुत बड़ा ब्लेंडर है, इतनी बड़ी मिस्टेक वो कई सालों से कर रहा था। अगर इनकम टैक्स पकड़ ले उसको तो सारे साल खुल जाएंगे। तो दोनों की इनकम जरूर ले लें। अब ऐसे केस में क्या करोगे, मान लो दिक्कत आपको आ गई कि आपने 28 लाख लिया नहीं, अब आईटीआर भरने वाले हो, इस केस में आप क्या करोगे, कम से कम इनकम टैक्स में तो सही से रिपोर्ट करो, जीएसटी में तो बाद में देखा जाएगा। इनकम टैक्स ने पकड़ लिया तो क्या होगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरी जो इनकम है जिसके ऊपर 194C या 194H में टीडीएस कटा हुआ है। कई सारे केस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जहां पे आईटीआर 4480 में फाइल कर दी, जो जनरल सेल परचेज है, काउंटिंग करते हैं, जीएसटी 1 में जा रही है, 3 में जा रही है, लेकिन 26 केस में बहुत सारी इनकम ऐसी और भी हैं जो आ रही हैं। जैसे किसी का 194C में टीडीएस कटा हुआ है, 194H में कमीशन पे कटा हुआ है। अब इसमें दो चीज ध्यान रखनी है आपने, क्या ये जो इनकम है इसका इनवॉइस काट चुके हो आप और ये जीएसटीआर में इंक्लूड है, यानी कि जो सेल आप दिखा रहे हो जीएसटी 1 में ये इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। अगर इंक्लूड नहीं है तो फिर आप इसको कभी भी बिजनेस इनकम नहीं दिखाओगे, आप इसको अपनी अदर इनकम दिखाओगे। 4480 में नहीं जाएगी ये, क्यों, जीएसटीआर 1 में तो चली गई है सेल में, लेकिन जब आप आईटीआर में दिखाओगे तो वहां डिफरेंस आएगा, सेल एज पर जीएसटी 1 और सेल एज पर आईटीआर, तो वहां फंसोगे। तो इसको अदर इनकम दिखाओ। अब अदर इनकम में नुकसान क्या होगा ये भी समझ लीजिए, आपको इसके अगेंस्ट खर्चे नहीं मिलेंगे। तो जब साल क्लोज होता है उससे पहले ही अपने 26 चेक कर लीजिए कि क्या सारा पैसा जो आप सेल पे दिखा रहे हो वही 26 ईयर्स में आ रहा है, नहीं कोई अलग से पैसा तो नहीं है। अगर अलग से है तो इसके ऊपर इनवॉइस काटें। जैसे कई बिजनेसमैन LIC में एजेंट बन जाते हैं, किसी भी जगह एजेंट बन जाते हैं, ब्रोकरेज कमाते हैं, कमीशन की इनकम आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पैसा अपने अकाउंट में जमा कर दें या आपका टीडीएस कट गया तो आपको जीएसटी नहीं लेना। अगर आपने एक बार जीएसटी ले लिया है तो आप चाहे लैपटॉप बेच रहे हो और आपने कोई प्रॉपर्टी की डील करा दी, उसका पक्का पैसा आ रहा है, तो फिर अगर आप अपने अकाउंट में ले रहे हो चाहे सेविंग या करंट में, आपको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। और आपको अगर टीडीएस कट गया है तो दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा मरने वाले काम है। जब कभी भी अदर इनकम आए जो आपकी बिजनेस नेचर की हो, चाहे सेम बिजनेस हो या अलग, जीएसटी वाला बिल रेस करें, वही पैसा लें और आईटीआर के अंदर टर्नओवर में दिखाएं। दो केस मेरे पास ऐसे आए थे जहां पे ये जो प्रॉपर्टी वाला केस है, 15 लाख रुपए की कमीशन प्रॉपर्टी की उसने अपने सेविंग अकाउंट में ले रखी थी और कह रहा है सर बिजनेस पे तो जीएसटी ले रखा है, ये तो अदर इनकम है मेरी, मैं क्यों दिखाऊंगा। और उसने क्या कर रखा था, उस 15 लाख रुपए में खर्चे ले रखे थे, 4480 में डाल दिया उसको, तो मारा गया बेचारा। वो जीएसटी में गई भी नहीं है, 4480 के अंदर खर्चा और ले लिया उसके ऊपर 6% के हिसाब से, तो गलत था वो। बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है, दोनों को समझना पड़ेगा। जो कर रहा था वो बिजनेस था, लेकिन जो 15 लाख रुपए उसने लिया वो उसका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी था, प्रोफेशनल का केस था, फर्क है दोनों में। छठा आखिरी और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, जिसपे आप कभी भी एग्री नहीं होगे, कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है। छठा पॉइंट है दोस्तों, प्रॉफिट है 6% और 8% है। जब कभी भी आप 44AD में आईटीआर फाइल करते हो तो सरकार ने बोला है जो कैश की सेल है उस पर 8%, थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा रखा है। सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश सेल ना करें, कैश को मना करें। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो तो 6% है, यानी कि अगर आपने किसी सेल करी, यूपीआई आ गई है ना, IMPS आ गया, RTGS आ गया, चेक दे गया, मतलब ऑनलाइन पेमेंट अदर देन कैश, तो क्या होगा, आपको उसके ऊपर 6% प्रॉफिट निकालना है, या जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो, यानी कि मिनिमम 6 और 8% है। लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ की सेल हुई, 6% दिखाओ जी इसका, खत्म करो काम, कुछ भी नहीं देखते उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत संभाल के समझना। एक केस मेरे पास आया था, मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास था उसका, मेडिकल का काम करता था वो, जो दवाइयाँ बेचते हैं, 1.5 करोड़ की सेल थी। ड्यूरिंग द ईयर उसने मेरे ख्याल से, देखो मुझे फिगर याद नहीं है, मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ, 25 लाख की एफडी करा रखी थी उसने, और आईटीआर फाइल करी थी इसका 6%, मतलब पूरा 6%, तो 9-10 लाख के आसपास आईटीआर हो गई इसकी। उसका केस सिलेक्ट हो गया कि 9 लाख रुपए की आईटीआर, 25 लाख की एफडी कैसे करी उसने। उसने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं तो जो करा है अकाउंटेंट करता है, जब दवाइयों का काम है तो दवाइयों में कम से कम 25 से 30% मार्जिन है, अगर मैं भरता तो मैं देखता
कि आपका 25-30% मार्जिन है और 26 एस में TIS में आपकी 25 लाख की FD भी आ रही है, तो वो FD बनाई तो करंट ईयर की इनकम सही है, तो यहाँ 9 लाख फेल हो गया उसका। अब एडिशन हो गई उसकी, 25 लाख था, 25 लाख में से 9 लाख अलाउ कर दिया इनकम टैक्स ऑफिसर ने, बाकी की एडिशन कर दी इनकम में, इसके ऊपर टैक्स जमा करा, आपका ये प्रॉफिट था। मिनिमम 6% नहीं करना। अब एग्जाम्पल, मान लीजिए कैश सेल है, बैंक स्टेटमेंट देखा आपने 2 लाख कैश जमा हुआ है, आपने 8% निकाल दिया, 16,000 रुपये इसका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट एलिमेंट है। बैंक में देखा कितना पैसा आया हुआ ऑनलाइन, 17 लाख रुपए आया हुआ है, उसका आप 6% निकालोगे 1,02,000 रुपये, तो टोटल सेल कितनी हो गई 19 लाख। मैं मान के चल रहा हूँ ये बंदा GST वाला नहीं है, इसके बाद GST नहीं था, तो टोटल प्रॉफिट इसका 1,18,000 हो गया। ये कैलकुलेशन हो गई 6% की और 8% की। अभी आपने सिर्फ कैलकुलेशन करी है। अब आप क्या देखोगे, आपने देखा यार उसने 3.5 लाख की तो FD करा रखी बैंक स्टेटमेंट में, कुछ खर्चा भी होगा फैमिली का, मान के चलता हूँ 1.5 लाख रुपये का बेसिक फैमिली भी, तो अगर इतना सेल है उसकी तो 1.5 लाख रुपये खर्चा, बैंक के अंदर 1 लाख रुपये पड़ा हुआ भी है। तो मैं क्या करूँगा भाई, 1 लाख ये, 1.5 ये, 3 ये, तो हो गया 5 और 1 6 लाख रुपये तो उसके पास अपना यूज करा उसने। अब होगा क्या मैं प्रॉफिट 1,18 दिखाऊंगा ये वाला? नहीं, मैं एक्चुअल प्रॉफिट दिखाऊंगा एस्टिमेटेड 6 लाख रुपये कम से कम। जैसे इस केस के अंदर अगर वो देखता तो उसने ड्यूरिंग द ईयर 25 लाख रुपए की FD करा रखी है, इसका मतलब 25 लाख रुपए इसका प्रॉफिट था मोटा मोटा। तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर वो 15-20 लाख रुपए की भी आइटम भरता और ये कहता यार मैंने पीछे भी आइटम भरी हुई है, पीछे का भी मेरा सोर्स है वो भी देखो, क्योंकि उसने पीछे भी FD करा रखी थी, तो पीछे का सोर्स भी नहीं दिखा पा रहा था वो ITR के अंदर, तो क्या करता मैं, कम से कम उसकी 15 से 20 लाख रुपए की आइटम तो भरता, ताकि ये मैचिंग हो जाती है और केस लगता। अब केस लग गया है, खर्चा अलग से हो रहा है, हैरेसमेंट अलग हो रही है, प्रॉफिट अलग निकल रहा है, और आगे पीछे सालों पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये वो पॉइंट है जो आपको 44 AD की ITR फाइल करते वक्त ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो वो भी लिख दीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा, और आपके जितने भी टॉपिक्स पे आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊं। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल जहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ और इनकम टैक्स के नोटिस से ही बचाता हूँ। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 95% लोग 44 AD में ITR फाइल करते हैं, तो वीडियो को शेयर करना बनता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके इस प्रैक्टिकल वीडियो का। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।